मेरा नाम तानिया है। आज मैं आपको अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ सौबा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कहानी मेरे जीवन से जुड़ी है और कभी-कभी मुझे भी इस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ, उसे समझना और सच्चाई को जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी था। मैं एक साधारण लड़की थी, लेकिन मेरी किस्मत थोड़ी अलग थी। मैं अपने माता-पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी और मेरे माता-पिता ने मेरे लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए थे। एक दिन मैं अपनी सहेली प्रिया के घर गई हुई थी। वहीं मेरी माँ मुझे घर में ढूंढती फिर रही थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं प्रिया के घर पर हूँ, वो वहां पहुंची और मुझसे बोली, तुम यहाँ बैठी हो, चलो जल्दी घर चलो। तुम्हें देखने के लिए रिश्ता आया है और तुम्हारा फोन क्यों बंद है? हम कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं। मैंने माँ को समझाया, मेरा फोन बंद हो गया होगा, शायद बैटरी खत्म हो गई है। इसके बाद मैं घर जाने के लिए तैयार हो गई। प्रिया ने भी मेरे साथ चलने का फैसला किया। घर पहुंचकर मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा मेकअप किया और चाय की ट्रे लेकर लड़के वालों के सामने चली गई। लड़के वालों ने मुझे देखकर कहा, बहुत प्यारी लड़की है, हमें ऐसी ही बहू चाहिए। मुझे पता चला कि लड़के के माता पिता नहीं हैं और देखने के लिए उसकी दो बहनें आई थीं। दोनों बहनें शादीशुदा थीं और अपने अपने घरों में रहती थीं। वे अपने छोटे भाई के लिए एक अच्छी लड़की तलाश रही थीं। उन्होंने बताया कि लड़के का नाम रोहित है और वह अलग घर में अकेला रहता है। मेरी माँ को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। लड़का सांवले रंग का था, लेकिन पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान था। बहनों ने यह शर्त रखी कि शादी जल्दी होनी चाहिए। मेरी माँ ने कहा, रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। लड़का पढ़ा लिखा और अमीर है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसका घर हमारे घर के करीब है। शादी की तैयारियां जल्दी शुरू हो गईं। रोहित का घर हमारे घर के पास था, लेकिन हमने कभी उससे मेलजोल नहीं रखा था। हमें यह नहीं पता था कि वहां से मेरे लिए रिश्ता आएगा। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। अब मैं शादी के बाद अपने ही पड़ोस में रहने लगी। मुझे मायके जाने की कोई दिक्कत नहीं होती थी। मेरे पति ने कभी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं लगाई। मेरी दोनों ननदें भी शादी के बाद अपने अपने घर लौट गईं और मायके कम ही आती थीं। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरे पति रोहित बहुत अच्छे इंसान थे और मुझसे बेहद प्यार करते थे। मेरी माँ ने मुझे समझाया, अपनी खुशी सबको मत बताना, नजर लग जाती है। इतना प्यार करने वाला पति और ससुराल हर किसी की किस्मत में नहीं होता। लेकिन मैं अपनी खुशी छुपा नहीं पाती थी। हर किसी से कहती कि मेरा ससुराल बहुत अच्छा है और मेरे पति तो सबसे बेहतर हैं। एक दिन रोहित ने मुझसे कहा, आज शाम तुम्हें शॉपिंग पर ले चलूंगा। मैंने सोचा, रोहित मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना मैं उनके लिए आज खुद से एक शानदार खाना बनाऊं। ये सोचकर मैं रसोई में चली गई और उनके लिए कुछ खास बनाने की तैयारी करने लगी। मेरे घर में खाना आम तौर पर नौकर बनाते थे, लेकिन एक पत्नी अपने पति के लिए आखिर और क्या कर सकती है? या तो वह अच्छे से तैयार हो जाए या फिर उसकी पसंद का खाना बनाए और उसकी हर बात माने। मैं भी अपने पति रोहित के लिए यही सब करती थी। उस दिन मैंने उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाया था। रोहित जब घर आए तो बहुत खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा, शाम को तुम्हें अच्छी शॉपिंग करवा दूंगा और रात का खाना हम बाहर खाएंगे। मैंने उन्हें बताया, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, तो क्यों ना आज घर पर ही खा लें। मेरी बात सुनकर वो और खुश हो गए। हम दोनों खाना खाने बैठे, लेकिन अचानक खाना खाते ही न जाने क्या हुआ कि रोहित कुर्सी से गिर पड़े। पहले मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें छूकर देखा तो वो बेहोश हो चुके थे। मेरा दिल घबरा गया। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आए। मैं जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल ले गई। वहां डॉक्टर से मिलते ही मैंने कहा, पता नहीं इन्हें अचानक क्या हो गया है। वो ठीक थे, लेकिन खाना खाते खाते बेहोश हो गए। डॉक्टर ने रोहित को देखा और मुझसे कहा, आपके पति को हार्ट अटैक आया है, उनकी हालत नाजुक है। यह सुनकर मेरी दुनिया जैसे थम गई। डॉक्टर ने कहा, आप उनसे मिल सकती हैं। वैसे हम ऐसे मरीज से किसी को मिलने नहीं देते, लेकिन आपके पति मेरे भाई के दोस्त हैं, इसलिए आपको इजाजत दे रहा हूं।
मैं रोहित के पास गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। यह देखकर मैं टूट गई। मैं उनके पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी हालत बुरी हो गई थी। रोहित का अंतिम संस्कार करने के बाद मेरे माँ बाप कुछ दिन मेरे साथ ही रहे। एक रात मैं अपने कमरे में रोते रोते सो गई। उस रात मैंने रोहित को अपने सपने में देखा। वह मेरे पास आए, मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम खुश रहो जैसे पहले रहती थीं। तुम्हें मायके में रहने की जरूरत नहीं। तुम हमारे घर जाकर रहो, वहां रहकर खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने रोहित से कहा, तुम्हारे बिना कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हमारी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे और तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं कैसे अकेले जिंदगी गुजारूंगी? रोहित ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी मुझसे मिलना हो तो हमारे घर आ जाना। मैं हमेशा वहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि वह एक सपना था, लेकिन यह सपना मेरे दिल को थोड़ा सुकून दे गया। 15 दिन बीत गए थे। इस दौरान मेरी सहेली प्रिया मुझसे मिलने कई बार आई। वह मुझे दिलासा देती, समझाती कि मैं ज्यादा न रोऊं, वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने रोहित के सपने के बारे में केवल प्रिया को बताया। उसने कहा, शायद यह तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें दिलासा दे रहा है। सपने सच नहीं होते। लेकिन मेरे लिए वह सपना बहुत खास था। ऐसा लगा जैसे मैं आखिरी बार अपने पति से मिली हूं। कुछ दिन बाद मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मैं अपनी ससुराल वापस जाना चाहती हूं। मैंने कहा, मुझे वहीं रहना है, मुझे सुकून वहीं मिलेगा। मेरी माँ ने मुझसे कहा, तुम अकेली वहां कैसे रहोगी? मैंने जवाब दिया, घर पास में ही है। अगर कोई परेशानी होगी तो मैं यहां आ जाऊंगी। मेरे पिता ने कहा, अगर यही इसे सुकून देता है तो इसे जाने दो। कुछ दिन में नॉर्मल हो जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। लेकिन उनकी यह बात सुनकर मैं दुखी हो गई। उन्हें लगता था कि मैं पागलों की तरह व्यवहार कर रही हूं। आखिरकार मेरे माता पिता ने मुझे वहां रहने की इजाजत दे दी। मैं अपने पति के घर रहने के लिए चली गई। मुझे यकीन था कि वहां जाकर मैं रोहित की यादों के साथ सुकून पा सकूंगी। वैसे भी मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था। मैं रात को अपने कमरे में आई, वही कमरा जहां मैं और मेरे पति रोहित साथ रहते थे। मैंने बिस्तर को उसी तरह से सेट किया जैसे रोज रात को सोने से पहले किया करती थी। सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश करते हुए मैं अपनी जगह पर जाकर लेट गई। मेरे दिमाग में बस रोहित के साथ बिताए पल घूम रहे थे और मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं लाइट बंद करके लेटी हुई थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे रोहित की जगह पर कोई आकर लेट गया हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं कांपने लगी और मेरे अंदर पलटकर देखने की हिम्मत नहीं थी। मुझे लगा जैसे बिस्तर का एक कोना किसी के वजन से दब गया हो। मेरे मन में डर और उम्मीद दोनों एक साथ थे। शायद रोहित ही हैं जो मुझसे मिलने आए हैं। मैंने उनकी सांसों की आवाज सुनी, उनकी खुशबू महसूस की। मैं पूरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह उठी तो मैंने देखा कि बिस्तर के उस हिस्से पर सिलवटें थीं जहां मैंने महसूस किया था कि रोहित लेटे हुए हैं। यह देखकर मेरे दिल को यकीन हो गया कि वो रात को सच में आए थे। मुझे उनका सपना याद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन केवल इस घर में। अगले दिन मैं अपनी माँ के घर गई। माँ ने कहा कि बारिश तेज हो रही है तो रात को वहीं रुक जाओ। मैं मायके में रुक गई, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कोई सपना नहीं, कोई एहसास नहीं। मुझे यकीन हो गया कि रोहित बस अपने घर में ही आते हैं। मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे अपने घर में ही रहना है। अगली रात मैं अपने घर वापस आ गई। रात होते ही फिर वही एहसास हुआ। मुझे लगा कि रोहित मेरे पास हैं। इस बार मैं इतनी गहरी नींद में सो गई कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। सुबह उठी तो मेरा मन हल्का था,
ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया हो। मुझे लगा जैसे रोहित घर में ही हैं, जैसे वो बस ऑफिस गए हों और मुझे घर के काम निपटाने हों। रोज रात को सोते समय मुझे लगता कि कोई मेरे पास है। एक दिन मैंने हिम्मत करके करवट बदली और देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने समझ लिया कि रोहित नहीं चाहते कि मैं उन्हें देखूं। मुझे बस उनका एहसास करना था और मेरे लिए यही काफी था। मेरी सहेली प्रिया मुझसे मिलने आई। उसने कहा, तुम अब पहले से बेहतर लग रही हो। ईश्वर सब्र दे ही देता है, लेकिन तुम्हारी उम्र अभी कुछ भी नहीं है। तुम्हारी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। तुम्हें किसी और के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे पास कोई औलाद भी नहीं है, और अगर किसी और मोहल्ले में तुम्हारी शादी हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने गुस्से में कहा, मुझसे इस तरह की बातें मत करो। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। प्रिया ने समझाया, अकेले जिंदगी नहीं चलती, खासकर एक औरत के लिए। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही। मुझे अब रोज रात को अजीब अजीब सपने आते। वो सपने अक्सर रोहित के साथ बिताए लम्हों से जुड़े होते। मुझे हर रात महसूस होता कि रोहित मेरे साथ हैं। यह एहसास मेरे दिल को सुकून देता। लेकिन जब मैं मायके जाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरी माँ मेरी बदलती हालत से परेशान हो गई थी। मैं कभी कभी खुद से बातें करती या अचानक मुस्कुराने लगती। माँ ने कहा, तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे डैड भी गुस्सा कर रहे हैं। अब हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। मैंने दृढ़ता से कहा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। आप लोग यह बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पहली बार आपकी मर्जी से शादी की थी, लेकिन अब मैं फिर से इस दर्द से नहीं गुजरना चाहती। मेरी बात सुनकर माँ पापा और ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने प्रिया से मुझे समझाने की जिम्मेदारी दी। एक दिन प्रिया मुझे अपने घर ले गई। वहां किसी फंक्शन में मैं गई थी। वहां मैंने उसी डॉक्टर को देखा जिसने रोहित का इलाज किया था। मैंने प्रिया से पूछा, ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने बताया, ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा है। अब ये यहीं काम करता है और मेरे घर आता जाता रहता है। मैंने कहा, ये वही डॉक्टर है जिसके हाथों में रोहित ने अपनी आखिरी सांस ली थी। प्रिया ने मुझे बताया कि वह डॉक्टर मुझे और मेरे पति को जानता है, क्योंकि उसके भाई और रोहित के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ काम भी करते थे। प्रिया ने यह भी बताया कि शायद उसकी शादी इसी डॉक्टर से हो जाए, क्योंकि उसकी फैमिली को वह बहुत पसंद आ रहा है। उसने कहा, हम दोनों कभी कभी मैसेज पर बात कर लेते हैं। मैंने कहा, कांग्रेचुलेशन, जल्द ही तुम्हारी शादी हो। डॉक्टर की पत्नी बनना तो बड़ी बात होती है, और ये इंसान भी देखने में हैंडसम और आदतों में अच्छा लग रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो आगे क्या होता है। मैं प्रिया के लिए बहुत खुश थी, लेकिन मेरा मन अब भी रोहित के ख्यालों में उलझा रहता। रोहित के साथ बिताए हुए पल और उनकी अचानक मौत मुझे हर पल झकझोर देते। मुझे याद आया जब हम साथ बैठे थे। रोहित प्यार से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने ले जाऊंगा, तुम बहुत खुश हो जाओगी। लेकिन वही दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन बन गया। मुझे नहीं पता था कि रोहित को दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने कहा था कि यह अचानक किसी को भी हो सकता है, और जिन लोगों को दिल की बीमारी होती है वे अक्सर तब तक इसे नहीं समझ पाते जब तक हालात खराब नहीं हो जाते। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे नजर लग गई हो। मेरी माँ सही कहती थीं कि खुशियों को सबके सामने नहीं जताना चाहिए, लेकिन मैं तो अपनी खुशियां सबके साथ बांट देती थी। शायद इसी वजह से मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मैं रोहित को भूल नहीं पा रही थी। दिन रात यही सोचती कि काश ऐसा नहीं हुआ होता। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? प्रिया के घर पर एक औरत मुझसे मिलने आई। वह बहुत प्यार से बातें कर रही थी। उन्होंने मेरे पति के बारे में पूछा तो मैंने अपनी पूरी कहानी बता दी। उन्होंने कहा, जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो वह वापस नहीं आता। एक बार आत्मा शरीर से निकल जाए तो वह ईश्वर के पास चली जाती है। मैंने उनसे कहा, लेकिन कभी कभी मरे हुए लोग वापस आते हैं, ऐसा मैंने सुना है। उन्होंने जवाब दिया, वापस आने वाले मरे हुए लोग नहीं होते, बल्कि उनकी आत्माएं होती हैं। वे सिर्फ आपके दिमाग से खेलती हैं और आपको भ्रम में डालती हैं।
उनकी यह बात सुनकर मैं डर गई। इसका मतलब यह था कि जो मुझे महसूस होता था वह रोहित नहीं बल्कि उनकी भटकती आत्मा थी। मैंने डरते हुए उनसे पूछा, अब मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे सलाह दी, तुम्हें उस घर में अकेले रहना छोड़ देना चाहिए। जब तक तुम अकेली रहोगी यह वहम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, लेकिन जब मैं मायके जाती हूं तो ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा, तो तुम उसी घर में मत रहा करो और इस बात को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। मुझे अब भी यह बात स्वीकार नहीं हो रही थी। मैं सोचने लगी कि जो सपना मैंने देखा था उसका क्या मतलब था। मैंने यह सब अपनी दोस्त प्रिया को बताया। मैंने उससे कहा, तुम्हें एक रात मेरे साथ उस घर में रुकना होगा। प्रिया ने डरते हुए कहा, अगर कुछ भी अजीब हुआ तो मैं भाग जाऊंगी। मैंने हंसते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। प्रिया मान गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, इस रात के बाद तुम इस घर में अकेले नहीं रहोगी और तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम दूसरी शादी करोगी। मैंने उसकी बात मान ली। उस रात मैं पर्दे के पीछे छुप गई। मैंने कमरे में थोड़ी सी रोशनी रखी ताकि सब कुछ थोड़ा स्पष्ट दिखे। प्रिया मेरी जगह पर लेट गई। उसका चेहरा मेरी तरफ था। मैंने उसे इशारे से भरोसा दिलाया कि मैं यहीं खड़ी हूं। वह डर तो रही थी, लेकिन हिम्मत करके लेट गई। रात के 2 बजे अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें हिलाकर रख दिया। हमने देखा कि खिड़की से कोई अंदर घुसा। वह एक आदमी था जिसका कद रोहित से बड़ा था। उसके पीछे 2 और आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक आदमी कमरे के एक कोने में खड़ा हो गया, जबकि पहले वाले आदमी ने प्रिया के चेहरे के पास कोई दवा लगाई। मैंने तुरंत चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वे लोग घबरा गए। मैंने तुरंत लाइट ऑन कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी मेरी दोस्त को हुई, क्योंकि उस कमरे में जो शख्स खड़ा था वह उसका मंगेतर था, वही डॉक्टर जिसके हाथों में मेरे पति ने आखिरी सांस ली थी। उसके साथ 2 और लोग भी थे। मैंने तुरंत पास पड़े एक डंडे को उठा लिया और कहा, अगर तुम लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी। मेरी दोस्त डर के मारे मेरे पीछे छुप गई और अपने मंगेतर से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो और ये लोग कौन हैं? डॉक्टर ने उन दोनों को वहां से भगा दिया और कहा, सुनो, मैं सब कुछ बता दूंगा। लेकिन वह खुद भी बहुत घबराया हुआ था। मैंने बिना किसी को बताए अपने पिता को फोन कर दिया। कुछ देर बाद मेरे पिता और मां घर पहुंच गए, क्योंकि मैंने घर का दरवाजा खुला छोड़ रखा था। मेरे पिता ने डॉक्टर विजय को पकड़ लिया और उससे सख्ती से सवाल पूछे। शुरुआत में वह कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब मेरे पिता ने उसे डांटा और थप्पड़ मारे तब उसने सच उगल दिया। उसने कहा, मुझे पता था कि यह लड़की इस घर में अकेली रहती है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए मैं रात के समय यहां आता था। मैं उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता और फिर मेरे कुछ दोस्त भी यहां आ जाते। वह यह समझती थी कि उसके पति की आत्मा आई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसने यह भी कहा, एक बार उसने मुझे पलटकर देखा भी था, लेकिन मैं जल्दी से छिप गया, इसलिए उसे शक नहीं हुआ। मेरे पिता ने गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ा, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि उसे यह सब कैसे पता चला कि मैं अपने पति की आत्मा के बारे में ऐसा सोचती हूं। मैंने उससे यह सवाल किया तो उसने प्रिया की तरफ देखा और सिर झुका लिया। प्रिया ने कहा, मैंने तुमसे यह बात फोन पर शेयर की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इसका ऐसा फायदा उठाएगा। उसने बताया, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरी दोस्त बहुत परेशान है। उसे अजीब अजीब सपने आते हैं और वह समझती है कि उसके पति की आत्मा उससे मिलने आती है। मैंने यह सब उसे बस प्रार्थना करने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि वह इतना घटिया इंसान निकलेगा। यह सुनकर मैं अपना सिर पकड़कर बेहोश हो गई। मेरे पिता ने तुरंत डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रिया ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। इसके बाद मेरी जिंदगी फिर से एक बड़े सदमे में चली गई। मैंने महसूस किया कि यह मेरी ही गलती थी। मैंने अपनी भावनाओं और दुखों को खुद पर इतना हावी होने दिया कि किसी ने मेरी मजबूरी का फायदा उठा लिया। मुझे अब यह समझ आ गया था कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वह वापस नहीं आता। कुछ दिनों बाद प्रिया ने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया।
इस घटना के बाद उस डॉक्टर की पूरे शहर में बदनामी हुई। उसकी नौकरी चली गई। वह जमानत पर रिहा तो हो गया, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली। मैं हैरान थी कि वह एक डॉक्टर होकर इतनी घटिया हरकत कर सकता है। उसने पहली बार जब मुझे देखा था, तभी से वह मुझे ऐसे देखता था जैसे मुझ पर मोहित हो गया हो। मैंने अपने पति का घर बेच दिया और अपने माता पिता के साथ रहने लगी। फिलहाल मैं किसी से शादी करने के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहती हूँ। मैंने फैसला किया कि मैं नौकरी करूंगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। मुझे लगता है कि बाहर निकलने और व्यस्त रहने से मेरा ध्यान बीते हुए कल से हट जाएगा। यह जमाना कितना बुरा है। लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने से भी नहीं चूकते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो सकती है। पता नहीं किसकी बुरी नज़र ने मेरी जिंदगी को यूं बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मैंने खुद को बदलने का फैसला किया है। फिलहाल मैं घर पर हूं, लेकिन जैसे ही मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करूंगी। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी कहानी से आपने कुछ सीखा होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।